तो अगली बार जब आप हॉलीवुड मूवी देख के ताली बजाना जिसमें एक महान ब्रिटिशर हिटलर से शूरवीरों की तरह लड़ रहा है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि उस लड़ाई का जो खर्चा है वो आपके पूर्वजों की कमर तोड़ के निकाला गया था। अगली बार आपके सामने अगर कोई वेस्ट कंट्रीज का महिमा मंडन करे तो उससे ये जरूर पूछिएगा कि ईयर 1765 से लेके 1945 तक आगे चल के यही चीज इंडिया की हिस्ट्री को बदल के रख देती है। कुछ बिजनेस हाउसेस की हिस्ट्री पढ़ोगे जो लंबी लंबी बातें करते हैं कि हमारे ये बिजनेस मॉडल था, हमने इस तरीके से अपना बिजनेस बनाया, असल में सारे उस टाइम पे अंग्रेजों की दलाली करते थे। पूरा वेस्ट जो है ये फ्री ट्रेड की बहुत बात करता है, लेकिन कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक भी शब्द मेंशन नहीं किया इन्होंने। बहुत ही शॉकिंग है कि इवन आज की डेट तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कलेक्टर बोला जाता है। आज की डेट का पूरा ये जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट ग्लोबल सिस्टम है वो इसी लूट पे बना हुआ है। चोरी का पैसा मोरी से निकलता है। ब्रिटिशर्स इतना पैसा लूट के ले गए, लेकिन आज की डेट में इनकी इकोनॉमी देखिए, जब भी हम 1947 से पहले की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, गुलाम बना लिया, जबकि एक्चुअल में इंडिया को गुलाम एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था। लेकिन बात यह है कि एक प्राइवेट कंपनी इतने बड़े देश को कैसे गुलाम बना सकती है? ऐसी क्या सिचुएशन बनी होगी उस टाइम पे कि 125 लोगों की बनाई हुई कंपनी 70,000 पाउंड लेके एक पूरे देश को गुलाम बना देती है। आप अपने आसपास लोगों से पूछ के देखिएगा, बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग चीजें सुनने को मिलेंगी, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुअल स्टोरी जानते हैं कि कैसे इंडिया को एक प्लानिंग के तहत एक प्राइवेट कंपनी ने लूटा और फिर उसी कंपनी को एक इंडियन संजीव मेहता ने खरीद के बदला लिया। आप इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, हमको कैसे गुलाम बनाया गया ये चीज किसी ना किसी डिस्कशन में हमारे सामने आती है। इसलिए इस वीडियो को ऐसा बनाया गया कि कोई छोटा हो या फिर बड़ा हो, एक बार ये पूरी वीडियो देखने के बाद दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी से भी एक रीजनेबल डिस्कशन कर सके। तो देखिए, इन सब चीजों की शुरुआत होती है ईयर 1599 में, जब स्पाइस यानी कि मसाले बहुत ही हाई वैल्यू कमोडिटी होते थे। ये जो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च वगैरह, इनकी इतनी मारामारी थी कि मर्चेंट इनको ब्लैक गोल्ड कहते थे, गोल्ड से कंपेयर किया जाता था। और उस टाइम पे स्पाइस ट्रेड पे डच का ज्यादा कंट्रोल था और ब्रिटेन के अंदर भी डच ही सप्लाई करते थे, इनकी मोनोपोली थी। अब ईयर 1599 के मिड में डच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के ऊपर 5 शिलिंग्स बढ़ा देते हैं। शिलिंग उस टाइम की करेंसी थी। तो इस तरीके की मनमानी को लेकर ब्रिटिशर्स काफी नाराज हो जाते हैं और उसके एक महीने बाद यानी कि 24 सितंबर 1599 को 24 रिच मर्चेंट्स सिटी ऑफ लंदन के हॉल स्ट्रीट में दिन के टाइम में इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि डच जो है ये मनमानी कर रहे हैं, हमें अपना खुद का स्पाइस ट्रेड करना होगा। और फिर ये लोग 125 शेयर होल्डर्स को कन्विंस करके 72,000 पाउंड इकट्ठा करके एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो कंपनी तो ये लोग बना लेते हैं, उसके बाद इनको अप्रूवल भी लेना था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, क्योंकि ये लोग ऐसे ही डिसाइड करके दुनिया भर में ट्रेड नहीं स्टार्ट कर सकते थे। तो इसके 3 महीने बाद यानी कि 31 दिसंबर 1599 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इनको रॉयल चार्टर देती हैं कि आप लोग जाओ और ये सारी चीजें स्टार्ट करो। रॉयल चार्टर का मतलब था कि एक रिटर्न आदेश यानी कि राजकीय आदेश। इस रॉयल चार्टर के अप्रूवल का मतलब था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड के अंदर बनी है, वो दुनिया के अलग अलग जगह जाके स्पाइस और बाकी कमोडिटी सस्ते में खरीद सकती थी और वापस आके यूरोप में बेच सकती थी। एक तरह से ट्रेडिंग का लाइसेंस मिल गया था, जैसे आज की डेट में आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस लेते हो, ठीक वैसे ही। ये जो रॉयल चार्टर क्वीन ने दिया था ये 15 साल के लिए दिया था और एक स्पेसिफिक एरिया भी दिया था कि इस पर्टिकुलर एरिया में ही जाके आपको ट्रेड करना है। और वो एरिया था केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में और स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन के वेस्ट में। ये है केप ऑफ गुड होप और ये है स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन। ये यहां से लेके पूरा बस बीच का एरिया छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ब्रिटेन काफी एक्टिविटी करता था। बेसिकली ईस्ट इंडीज एरिया में करना था, तो इसीलिए आगे चल के इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। अब क्वीन को पहले से ही पता था कि बाकी देश भी ट्रेड कर रहे हैं इन एरिया में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तो क्वीन ने कहा कि इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी होगी जो यहाँ पे जाके ट्रेड करेगी। इंग्लैंड की तरफ से बाकी कोई और कंपनी जाके वहां पे नहीं करेगी। इन केस अगर वो करती है तो उसका जो सामान है वो जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उन एरियाज में कंपटीशन है और अलग से एक और कंपटीशन अपनी ही कंपनी का करना वो सही डिसीजन नहीं रहेगा। इसलिए क्वीन ने ये फैसला लिया। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब ये ट्रेड करने उन इलाकों में जाएगी तो इसको दिक्कत ना हो, इसके लिए क्वीन ने इसको जरूरत से ज्यादा ही पावर दे दी थी। जैसे खुद के पैसे छापना, जिस एरिया में जाके लोग ट्रेड करेंगे वहां पे खुद के लॉ बना सकते थे, वहां पे खुद की फॉरेन पॉलिसी रख सकते थे, कोर्ट चला सकते थे, पनिशमेंट दे सकते थे, आर्मी रख सकते थे, ज्यूरिडिक्शन क्लेम कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि एक दिन मुकेश अंबानी मोदी जी के पास जाएं और कहें कि मसालों की बहुत जरूरत है इंडिया को, मसाले बहुत ही महंगे होते जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है वहां पे मसाले बहुत ही अच्छे हैं और सस्ते हैं। तो मैं काम करता हूं कि मैं कुछ लोगों के साथ एक कंपनी बना के वहां पे जाता हूं और ट्रेड स्टार्ट करता हूं। इससे देश का काफी फायदा होगा और आपको कोई पैसा वगैरह नहीं लगाना, आप बस ये जो कंपनी हमने बनाई है इसको अप्रूवल दे दो। अब मोदी जी परमिशन तो दे दें, उसके साथ साथ ये भी कह दें कि ये देश के लिए काफी अच्छा रहेगा, इसलिए उस एरिया में इंडिया से तुम्हारी कंपनी के
अलावा कोई और कंपनी नहीं जाएगी, ताकि कंपटीशन आपस में ही ना हो। साथ में मोदी जी ये भी कहते हैं कि वहां पे तुम लोग जब जाओगे तो इतने बड़े लेवल पे ट्रेड करोगे, आपको सामान वगैरह रखना होगा, और उस एरिया में आप जाके अगर ट्रेड वगैरह करोगे तो अपने हिसाब से आप कोर्ट के लॉ वगैरह भी बना सकते हो। इतने ज्यादा लोग एक साथ काम करेंगे, गलतियां होंगी तो पनिशमेंट वगैरह भी आप दे सकते हो। और जरूरत पड़े तो ऑस्ट्रेलिया की जमीन जो है उसको भी यूज कर लेना, और उनकी कंट्री का क्या लॉ कहता है इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, जो होगा वो देख लिया जाएगा, बस जाके हमारे इंडिया का फायदा करवाओ। तो कुछ इसी तरीके से बहुत सारी पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को भी दे दी गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को उस एरिया में जो जाके ट्रेड करना था उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगना था और रिस्क बहुत ज्यादा था, और ब्रिटिशर्स उस पर्टिकुलर टाइम पे इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। तो उन्होंने काम किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह बनाया। मतलब कि आपको कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है, आप बस कंपनी में पैसा लगाइए, उसके स्टॉक ले लीजिए, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अभी आप शेयर्स खरीदते हैं, ठीक वही चीज ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि अपना मुनाफा करना और जिन शेयर होल्डर्स ने इस पे पैसा लगाया था उनको प्रॉफिट बना के देना। चाहे उसके लिए रूल टूटे या किसी का नुकसान हो या ह्यूमैनिटी का नुकसान हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। और ये लोग रूल वगैरह तोड़ने में भी झिझक नहीं रहे थे, क्योंकि क्वीन का सपोर्ट था इन्हें। ईस्ट इंडिया कंपनी जो करने वाली थी इसमें काफी रिस्क था, इसलिए इनको वर्कर्स भी नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने शुरू में लंदन में जो न्यू गेट की जेल थी वहां से लोगों को उठाया, और कुछ लोगों को लंदन के बेडलैम लुनैटिक असाइलम से उठाया। अब ये सारी चीजें होने के बाद ये लोग शिप लेके इंडोनेशिया के पास मलुकू आइलैंड की तरफ निकलते हैं। और शुरू में इनका इंडिया के अंदर जाने का कोई प्लान नहीं था। मलुकू आइलैंड पे स्पाइस ट्रेड काफी होता था, लेकिन जब ये लोग यहाँ पहुंचते हैं तो इस एरिया में स्पेनिश, पोर्चुगीज और डच ट्रेडर्स पहले से ही ट्रेड कर रहे थे। डच ट्रेडर की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी उस एरिया की बहुत ही बड़ी कंपनी थी, इनकी आर्मी बहुत बड़ी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पहुंचती है तो इनकी दाल गल नहीं पाती है, ऑलरेडी ये लोग काम कर रहे थे और इनको भगा दिया जाता है, और ये लोग वहां से फिर वापस इंग्लैंड आ जाते हैं। अब इसके बाद दोबारा से प्लान बनाते हैं उस एरिया में जाने का, लेकिन इस बार ये ट्राई करते हैं कि इंडिया में जाएंगे। अब इंडिया के अंदर जो पोर्चुगीज थे वो ईयर 1498 से ही ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया के अंदर जाके लोग ट्रेड करेंगे। तो ईयर 1608 को विलियम हॉकिंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डिप्लोमेट बने थे, उनको एक शिप दे दी जाती है जिसका नाम था हेक्टर, और इस शिप को लेके 24 अगस्त 1608 को ये पहली बार इंडिया के सूरत में पहुंचते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं स्टोरी आगे कंटिन्यू करूं, इंडिया की क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे थोड़ा सा वो बता देता हूं, फिर कहानी पे वापस आएंगे। उस टाइम पे अगर साम्राज्य की बात करें इंडिया के अंदर, तो मुगल्स का साम्राज्य था, और मुगल्स पीक पे थे। मैक्सिमम जगह पे इंडिया के अंदर मुगल्स का ही रूल था। ये उस टाइम पे इंडिया था, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पूरा मुगल एम्पायर था। मैक्सिमम एरिया पे मुगल्स रूल कर रहे थे, और नीचे जो कुछ एरिया था वहां पे बाकी राजा रूल कर रहे थे। अभी जो पूरा मुगल एम्पायर था, इसको जो हेड करता था उसको बादशाह कहते थे, और ये पूरा मुगल एम्पायर 12 सूबों में डिवाइडेड था, जिसको प्रोविंस कहते थे। जैसे आज की डेट में स्टेट्स होते हैं, तो इसी तरीके से वो डिवाइडेड था। प्रोविंस जो थे इनको सूबेदार यानी कि गवर्नर हेड करते थे, और गवर्नर का ये काम था जो लोकल पब्लिक वगैरह थी उनसे टैक्स वगैरह वो लेती थी, और जो मुगल एम्परर था उसको देती थी। तो इस तरीके से मुगल एम्पायर की जो आर्मी वगैरह थी वो मेंटेन होती थी। और जो ब्रिटेन था उस टाइम पे इंडिया के कंपैरेटिवली एक गरीब देश था। उस टाइम पे इंडिया को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस माना जाता था, और एक दो एरिया की बात नहीं थी। उस टाइम पे पूरी दुनिया में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर था इंडिया। अभी जैसे चाइना पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का 28% हिस्सा पैदा करता है, उस टाइम पे इंडिया अकेले 25% करता था। अगर अभी भी आप ध्यान दोगे तो कई सारे क्लोथिंग के जो नाम थे, शॉल, पैजामा, खाकीज, कमरबंद, ये सब दुनिया भर में उसी टाइम पे फेमस हुए थे। और पूरे यूरोप की भी इकोनॉमी को आप जोड़ दो, उससे भी बड़ी इकोनॉमी थी इंडिया की। आज के स्टैंडर्ड से अगर हम कंपेयर करें तो $21 ट्रिलियन के बराबर थी। तो उस टाइम पे इकोनॉमिक पावर तो था ही इंडिया, इसके साथ साथ मुगल्स जो थे वो भी बहुत पावरफुल थे। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे एक सुपर पावर की तरह था। अब देखिए, इंडिया ने पिछले 75 सालों में अपने आप को टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ा लिया है, और हर चीज ऑनलाइन है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और हजारों फायदेमंद गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर आप इन सब के बारे में और जानना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें सीखो ऐप। सीखो एक ऐसा ऐप है जहां पर आधार और पैन जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ शेयर मार्केट, मोबाइल ट्रेक्स, फोटोग्राफी, ऑनलाइन बिजनेसेस, इंग्लिश स्पीकिंग, यहां तक कि ऑनलाइन अर्निंग और सोशल मीडिया पे ग्रो करने से जुड़ी बहुत सारी बातें भी जान सकते हैं। आज 50 लाख से भी ज्यादा यूजर्स सीखो ऐप से रोज कुछ नया सीख रहे हैं, तो आप भी इसे इंस्टॉल करके सीखना शुरू कीजिए। सीखो ऐप का पूरा फायदा उठाने के लिए आप सीखो प्लस मेंबर बन सकते हैं, और उसके लिए आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप यूज कर सकते हैं मेरा स्पेशल कूपन कोड NR49, जिससे आपको सीखो ऐप 199 की जगह सिर्फ 49 रुपए में मिल जाएगा। आज ही डाउनलोड करें सीखो ऐप और रहें टेक्नोलॉजी की रेस में सबसे आगे। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। 24 अगस्त 1608 को
विलियम हॉकिंस इंडिया के सूरत में पहुंचते हैं। सूरत में पहुंचने के बाद विलियम को समझ में आ गया था कि यहाँ पे ऑलरेडी जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स हैं इनकी मुगल से अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा है और ये काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं। और विलियम को ये भी समझ में आ गया कि अगर यहाँ भी ट्रेड करना है तो मुगल्स जो हैं उनको इंप्रेस करना होगा, उनकी परमिशन लेनी होगी। और उस टाइम पे आगरा जो था वो कैपिटल था इंडिया का और वहीं से सारे अप्रूवल वगैरह मिलते थे। तो विलियम सूरत से उठ के सीधे आगरा पहुंचते हैं और जैसे तैसे करके जहांगीर से बात करने की कोशिश करते हैं और जहांगीर को इंप्रेस करने के लिए काफी चापलूसी भी करते हैं। जैसे ये थे गोरे लेकिन ये अफगान ड्रेस पहन के गए वहां पे और टूटी फूटी टर्किश लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहे थे और कई तरीके के गिफ्ट्स भी लेके गए थे। अब पहली चीज जो मुगल्स थे वो ब्रिटिशर्स के साथ काम करके पोर्चुगीज ट्रेडर को नाराज नहीं करना चाहते थे और दूसरी चीज मुगल्स ब्रिटिशर्स को काफी गंवार और असभ्य समझते थे, तो इनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया। बस जब ये जा रहे थे विलियम तो इनको एक अर्मेनियन क्रिश्चियन वाइफ को गिफ्ट कर दिया था। इसके बाद एक बार और ये लोग शिप लेके सूरत आते हैं, लेकिन लोकल ऑफिशियल जो थे सूरत के उन्होंने पोर्चुगीज ट्रेडर के डर से इनको वापस भेज दिया। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो ट्राई कर रहे थे कि कुछ बात बन जाए मुगल से और उधर ब्रिटेन में 24 मार्च 1603 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हो जाती है और सेम डे ब्रिटेन के नए किंग बनते हैं किंग जेम्स। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो किंग जेम्स से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो ऑफिशियल डिप्लोमेट भेजेंगे तो उनकी बात ज्यादा सीरियसली ली जाएगी और हो सकता है उनका काम बन जाए। किंग जेम्स जो थे वो इस बात को मान जाते हैं और 18 सितंबर 1615 को अपना एक ऑफिशियल एम्बेसडर सर थॉमस रो को शिप से सूरत भेजते हैं। सर थॉमस एक स्मार्ट आदमी था, उसने विलियम हॉकिंस की तरह गलतियां नहीं की। वो जहांगीर से जाके मिला और उसने जहांगीर को इंग्लैंड से ट्रेड करने के फायदे समझाए। उसने समझाया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे आके ट्रेड करेगी तो सालाना आपको पैसा देगी ट्रेड करने का, इससे आपका भी फायदा होगा। जहांगीर को थॉमस की बात समझ में आती है और 3 साल लगातार ट्राई करने के बाद जहांगीर एक शाही फरमान जारी करते हैं जिसमें लिमिटेड एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए अलाउ किया जाता है और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी साल का पैसा देगी। तो सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री खोलने को अलाउ करते हैं विद लिमिटेड ट्रेडिंग राइट्स। अब इसके बाद सर थॉमस इंग्लैंड वापस आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे इनको समझाते हैं कि मुगल्स काफी स्ट्रांग है, इनसे लड़ाई करना कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम अंदर लैंड में घुसने की बजाय जितने भी सी पोर्ट्स हैं उनके थ्रू अपना ट्रेड करो और इंडिया से सस्ते में सामान खरीद के यूरोप में महंगे में बेचो। तो ईस्ट इंडिया का काम जो था वो इंडिया के अंदर स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन इनके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े थे। तो इन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान से बात करके आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में परमिशन लेके दूसरी फैक्ट्री खोल ली। इसके बाद ईयर 1620 में पटना में तीसरी कंपनी खोली, लेकिन वो चली नहीं तो 1 साल में बंद करना पड़ा उसको। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू में इंडिया के अंदर ऑप्शंस कम मिल रहे थे, लेकिन आने वाले 20 साल तक इनको जहां जहां भी मौके मिले इन्होंने अपना जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम था वो बहुत तेजी से बढ़ाया और जिस एरिया में थे वहां पे अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रहे थे, क्योंकि जहां जहां पे ये लोग ट्रेड स्टार्ट कर रहे थे वहां पे डेवलपमेंट भी हो रहा था, तो लोग भी उस एरिया में ज्यादा सेटल हो रहे थे। इसके बाद साल आता है 1640 और तब तक ये अपने पैर काफी जमा चुके थे। इनको रियलाइज हुआ कि विजयनगर एम्पायर जो है वो काफी कमजोर हो रहा है, तो ये लोग अभी तक तो कहीं भी लड़ाई वगैरह नहीं करते थे, बस एरिया देख के राजा को अलग अलग तरीके से लालच देते थे और ट्रेड करने के ऑप्शन देखते थे। तो सेम चीज इन्होंने विजयनगर के राजा के साथ भी की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उनको कन्विंस करा कि उनका कैसे फायदा हो सकता है और उस एरिया में जाके ट्रेड करने की बात करी। और फायदे की बात सुनकर राजा ने इनको 3 माइल्स लॉन्ग एक एरिया दे दिया और ये जो एरिया था एक फिशिंग विलेज था जिसको मद्रासपट्टनम कहते थे। देखिए राजा एरिया इसलिए देते थे क्योंकि इतने सारे आदमी इन्वॉल्व होते थे ट्रेड करने में, तो एक एरिया डिसाइड करके उनके रहने वगैरह का जो इंतजाम होता था वो सेपरेट कर दिया जाता था ताकि आम जनता को इशू ना हो। तो जब इनको यहाँ पे एक एरिया मिला तो इन्होंने किले वगैरह भी बना लिए थे और उसके पीछे रीजन ये दिया था कि इतना सामान वगैरह यहाँ पे रहता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए किला बनाना बहुत जरूरी है। और इस एरिया में जो फोर्ट बनाया था उसको ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था फोर्ट सेंट जॉर्ज और फिर इसी एरिया में कुछ पार्ट और जुड़ा और आगे चल के इसका नाम मद्रास पड़ा। तो कई सालों तक यहाँ ट्रेड किया इन्होंने। उसके बाद ईयर आता है 1662 और उस टाइम के इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स II। उन्होंने पोर्चुगीज क्वीन कैथरीन से शादी की, तो दहेज में एक आइलैंड मिलता है इनको इंडिया के अंदर जिसपे पोर्चुगीज का कब्जा था। इस आइलैंड को बुम्बई बोला जाता था, जिसे आज की डेट में हम लोग मुंबई बोलते हैं। और जब ये एरिया ब्रिटेन को दहेज में मिलता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़ा आसान था यहाँ पे ट्रेड करना। तो इस तरीके से बॉम्बे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेड करके कमा तो रहे थे, लेकिन सब सी पोर्ट पे ही ट्रेड कर रहे थे क्योंकि मुगल्स इनको घुसने नहीं दे रहे थे सही से। उस पर्टिकुलर टाइम पे बंगाल का जो एरिया था इंडिया के अंदर, उसमें आज के टाइम का उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश और बिहार आता था। ये एरिया उस टाइम पे इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे प्रॉस्पेरस इलाकों में आता था। फसल बहुत ही अच्छी पैदा होती थी और ढाका की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग उफान पे थी उस टाइम पे। तो यही रीजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से ही बंगाल में ट्रेड करने के सपने देखती थी और आगे चल के यही चीज इंडिया की हिस्ट्री को बदल के रख देती है। तो उस टाइम पे बंगाल सूबे का जो गवर्नर था शाइस्ता खान, जो कि मुगल एम्परर औरंगजेब का मामा था और ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा पसंद नहीं करता था, तो स्पेशली इनको मनाने के लिए बंगाल के अंदर
अच्छे से ट्रेड कर पाए, ईस्ट इंडिया कंपनी विलियम हेजेस को भेजती है और विलियम काफी हद तक कामयाब भी होते हैं इस चीज में और एग्रीमेंट वगैरह करके छोटे लेवल पे ट्रेड भी स्टार्ट हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के अंदर। अब होता क्या है कि ईयर 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर चेंज होता है जिसका नाम था जोशिया चाइल्ड। तो ये जोशिया चाइल्ड थोड़ा एरोगेंट था, तो इससे पहले विलियम ने जो एग्रीमेंट वगैरह करे थे, ट्रेड शुरू करवाया था बंगाल के अंदर, उसको ये सही से फॉलो नहीं करता था और इस चीज को लेके बंगाल का जो गवर्नर था वो काफी खुश नहीं था। तो उसने टैक्स को 2% से बढ़ा के 3.5% कर दिया था। जोशिया चाइल्ड थोड़ा अकड़ू किस्म का था, उसने इसको मानने से मना कर दिया और धमकी भी दी कि अगर इस तरीके से आप टैक्स वगैरह बढ़ाओगे तो हम टैक्स भी नहीं देंगे और चित्तागोंग को भी कैप्चर कर लेंगे। लेकिन जो गवर्नर था वो इनकी सुनता नहीं है और टैक्स अप्लाई कर देता है और ये सारी चीजें ईयर 1686 में चल रही थी और जोशिया इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि इस चीज को लेके वो अटैक करने की सोचते हैं और लंदन से 19 वॉरशिप, 200 कैनन्स और 600 सोल्जर्स बुला के मुगल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये पहली बार हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच या फिर धोखाधड़ी के अलावा डायरेक्ट वॉर करी थी। लेकिन मुगल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरीके से हरा दिया और इनके जो लोग काम करते थे उनको सूरत और ढाका में कैदी बना दिया था और जो इनकी फैक्ट्रीज थी हुगली, पटना, कासिम बाजार, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में, इन सारी फैक्ट्रीज को अपने कब्जे में कर लिया और सूरत की फैक्ट्री को बंद कर दिया और बॉम्बे में ये जो ट्रेड कर रहे थे उस पर कब्जा कर लिया। और ये वो टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया था कि उन्होंने बहुत ही भारी गलती कर दी है, इतने सालों की मेहनत उनकी सब पानी में चली गई थी। लेकिन बहुत शातिर थे, इन्होंने ईगो नहीं दिखाया बल्कि माफी मांगना चालू किया, यहां तक कि पैरों तक में पड़ गए, कई सालों तक माफी मांगी। ये उस टाइम की फ्रेंच पेंटिंग बनी थी जिसमें औरंगजेब से माफी मांग रहे हैं। अब मुगल्स को भी जो ट्रेड से टैक्स का पैसा आता था उसकी आदत लग चुकी थी और फिर इसके कुछ साल बाद ईयर 1690 में इनको माफ कर दिया जाता है, लेकिन 1.5 लाख रुपीस का जुर्माना लगा दिया जाता है। और इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप कई सालों तक ट्रेड करती रहती है और सही टाइम का वेट करती है। अब साल आता है 1707 और इस साल औरंगजेब की जो है वो डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ के बाद मुगल एम्परर जो था वो बहुत वीक पड़ जाता है और बैक टू बैक एम्परर चेंज हो रहे थे। औरंगजेब के बाद आजम शाह आए, मुगल एम्परर बने वो, फिर कुछ टाइम बाद शाह आलम फर्स्ट आए, फिर वो मुगल एम्परर बने, फिर जहांगीर शाह आए और उसके बाद फिर फारूक सियार एम्परर बने। अगले 10 साल तक यही सब चलता रहता है और मुगल एम्पायर बहुत ही ज्यादा वीक हो गया होता है। अब इसके बाद ईयर आता है 1717 और उस टाइम पे मुगल एम्परर थे फारूक। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से ही बंगाल के अंदर ट्रेड करना चाहती थी क्योंकि यहां से ट्रेड करके लोग बहुत ज्यादा कमाते थे। अब इस चीज के लिए इन्होंने एम्परर फारूक को बैक टू बैक गिफ्ट भिजवाना चालू किया और एक विलियम हैमिल्टन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सर्जन था, उसने फारूक की कोई बीमारी भी सही कर दी थी। अब इस चीज से फारूक जो था वो बहुत ही इंप्रेस हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी की रिक्वेस्ट पे फारूक ने बंगाल के सूबेदार यानी गवर्नर को फरमान भेजा कि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री ट्रेड करेगी, मतलब कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होंगे उसके ऊपर अलग से टैक्स नहीं जाएगा और जो सालाना टैक्स जाता था वो जाएगा। मतलब कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान इधर से उधर जो जाता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अब वो फ्री में करेंगे। लेकिन जो एनुअल टैक्स जाता था उसकी पेमेंट जो 3000 रुपए थी वो ये देते रहेंगे। इसको दस्तक भी कहा जाता था उस टाइम पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ ऑफ फैक्ट्री जो थे उनको ये भी परमिशन मिल गई थी कि ये बिना किसी चेकिंग के इधर से उधर सामान ट्रांसफर कर सकते थे। बंगाल के जो गवर्नर थे उनको ये सारी चीजें ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो मुगल एम्पायर से जुड़े हुए थे तो उनको मानना पड़ा। अब देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पूरा मुगल एम्पायर जो था वो सूबों में बटा था, यानी कि प्रोविंस में बटा हुआ था और हर सूबे यानी प्रोविंस को गवर्नर संभालते थे। तो जब मुगल एम्पायर वीक पड़ने लगा और राजा टिकते नहीं थे तो इनमें से कई सारे सूबे थे वो मुगल एम्पायर से अलग हो गए, यानी कि इंडिपेंडेंट होके एज अ किंगडम ऑपरेट करने लगे और जो गवर्नर थे वो अपने आप को नवाब बना लिया था उन्होंने। अब ऐसे बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया था, नवाब घोषित कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी वो मुगल एम्पायर जो था पूरा उसको टैक्स देते थे, जैसे बाकी कुछ थे सूबे उन्होंने टैक्स देना तक बंद कर दिया था। तो टैक्स बंद होने की वजह से जो मुगल एम्पायर था वो फाइनेंशियली वीक हो रहा था और इसी बीच में जो मराठा सिख थे उन्होंने भी मुगल्स के ऊपर अटैक किया और काफी सारा एरिया जो था वो अपने पास रख लिया था। और इसके साथ साथ दिल्ली के आसपास मुगल आर्मी के पश्तून, मर्सरीज, रोहिलास थे, उन्होंने अपनी खुद का किंगडम बना लिया था। ऐसे कर करके सारे छोटे छोटे किंगडम बन गए थे। ईयर 1707 में औरंगजेब की जब डेथ हुई थी तो उससे पहले ये मैप था और मरने के बाद आगे चल के इतने मुगल रूल्ड एरिया बचे थे। मुगल का पूरा खजाना खाली हो गया था। मुगल एम्पायर के पास रेवेन्यू का एक ही सोर्स बचा था, वो था बंगाल। सिर्फ बंगाल से ही टैक्स रेवेन्यू आता था, बाकी सब जगह से बंद हो गया था और वो सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे अपना। अब इसके बाद होता क्या है कि ईयर 1756 में बंगाल के जो नवाब थे अली वर्दी खान, इनकी डेथ हो जाती है और बंगाल के नए
नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रूलर थे, इनको ब्रिटिशर्स की एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। इनकी मेन 3 दिक्कतें थी। पहली तो ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बंगाल के अंदर अपने मन मुताबिक ट्रेड के नाम पे जगह जगह पे किले बना रही थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि मुगल एम्परर को ईस्ट इंडिया कंपनी खुश कर करके गिफ्ट पहुंचा के पॉलिसीज का गलत यूज कर रही थी। और तीसरी दिक्कत ये थी कि जो पूरा बंगाल एम्पायर था उसके अंदर जो ऑफिशियल्स थे जिनको सिराज भगा देते थे या फिर जो बागी हो जाते थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रख लेती थी। अब इन सब चीजों को लेकर सिराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कई बार समझाया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानती है। तो एक दिन सिराज क्या करते हैं कि 30,000 सोल्जर्स की आर्मी को लेके ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी कैलकाटा के अंदर उस पर कब्जा कर लेते हैं और उनके जो वर्कर थे उनको एक काल कोठरी जहां पे अंधेरा था बिल्कुल वहां पे बंद कर देते हैं और नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो जाती है। और इसके साथ साथ ये जो फोर्ट्स वगैरह बनाए थे ब्रिटिशर्स ने उनको ये सब अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब बंगाल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी और सिराज ने जो झटका ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था वो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कभी लालच देके, कभी चापलूसी करके, कुछ गिफ्ट भिजवा के, पैसे का यूज करके अपना काम निकाल लेती थी। लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट लड़ाई में उतरना पड़ा। तो साउथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पे बसी हुई थी वहां से रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनको भेजती है कि ये जो सिराज ने किया है इसको वहां पे जाके आप सही करके आओ, क्योंकि ये बहुत ही मुनाफे वाली जगह है तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। और यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट लड़ाई करने की बजाय काफी पॉलिटिक्स खेली। मीर जाफर जो सिराज के आर्मी कमांडर थे वो खुद राजा बनना चाहते थे। दूसरी चीज वहां पे एक जगह सेट करके एक आदमी था, वो बहुत ही रिच था, वो लोन वगैरह देता था, तो जिसको डर था कि सिराज शायद उस पर हमला कर देगा। तो इन दोनों से रॉबर्ट क्लाइव मिलते हैं और दोनों से मिलके लालच वगैरह देके अपनी तरफ कर लेते हैं। जैसे मीर जाफर को कहा कि ये लड़ाई खत्म होने के बाद उनको राजा बना दिया जाएगा और जगत सेठ जो थे वो इस पूरी लड़ाई में जितना भी पैसा लग रहा था वो सारी फंडिंग जगत सेठ कर रहे थे। अब इसके बाद डेट आती है 23 जून 1757 और वॉर शुरू होती है। पूरी लड़ाई में सिराज के कमांडर मीर जाफर बैकफुट पे थे और एक दिन लड़ाई के टाइम पे ही बारिश हो जाती है। ब्रिटिशर्स तो अपने वेपन्स को कवर कर लेते हैं लेकिन सिराज के वेपन जो थे वो भीग जाते हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं करते हैं और यही मौका देख के मीर जाफर जो थे वो फौज को पीछे खींच लेते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और अपने वादे के हिसाब से मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब बना देती है बंगाल का। अब देखिए, लेकिन मीर जाफर को नवाब इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वादे की बहुत पक्की थी, क्योंकि वादे तो उन्होंने हजारों बार तोड़े थे। ये चीज वो इसलिए करते थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पॉलिसी थी कि कहीं पे भी खुद रूल नहीं करते थे बल्कि अपना एक पपेट राजा बना के बैठा देते थे और उस पपेट राजा के थ्रू ये लोग अपने ट्रेड की पॉलिसीज वगैरह चेंज कराते थे और जितना भी रेवेन्यू सिस्टम रहता था वो सब ले लेते थे। कुल मिला के सारी रिसोर्सेज और पैसे पे इनका कंट्रोल रहता था और लोगों को संभालने के लिए ये लोग राजा रख देते थे, क्योंकि अगर ये खुद राज करते थे उनको पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ता जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। आज इसने चोरी कर दी, कल को उसने इसको मार दिया। और वैसे भी अगर रातों रात कोई गोरा अगर राजा बन के बैठ जाएगा तो ये भी हो सकता है जो वहां की लोकल जनता है वो रिवॉल्ट भी कर सकती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमेशा ये लोग अपना पपेट राजा बैठाते थे, खुद रूल नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स अपना सारा पैसा और फोकस उस पर्टिकुलर एरिया का जो रिसोर्सेज थे और जो पैसा था और जो टैक्स था उसको लूट के अपनी तरफ लाने में रखते थे। लूट ये जो वर्ड है जो अभी आप डिक्शनरी में पढ़ते हो ये उसी टाइम पे इजाद हुआ था ब्रिटिशर्स की वजह से। अब इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे फाइन लगाया 3 करोड़। अभी के हिसाब से आप देखोगे तो 3,000 करोड़ के करीब होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जहां भी लड़ाई करती थी या फिर लड़ाई में इन्वॉल्व होती थी तो उस पर फाइन लगाती थी। उनका यह कहना था कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से लड़ाई करनी पड़ी है और इस लड़ाई में हमारा इतना खर्चा हुआ है तो ये जो पैसा है ये आपको देना पड़ेगा। ये सारा पैसा एक खजाने से या फिर टैक्स रेवेन्यू सिस्टम जो होता था उसमें से निकालते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कई तरीके से एग्रीमेंट करवाती थी और एग्रीमेंट ना पूरा होने पर टैक्स के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेती थी। इस पूरी लड़ाई को बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है और इस लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि असली कमाई तभी हो पाती है जब पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, क्योंकि जब इनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल आया तो पूरा का पूरा टैक्स इनके पास आ रहा था और जिस तरीके से ट्रेड करना चाहते थे उस तरीके से कर रहे थे। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स ने पैसे वगैरह देके लोकल लोगों को भी अपनी आर्मी में रखा और इंग्लैंड से और आर्मी भी मंगवाई और पैसा इनके पास जरूरत से ज्यादा हो गया था तो जहां पे जरूरत पड़ती थी वहां पे राजा वगैरह को पैसे देके अपनी तरफ कर लेते थे। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये सारा जो एरिया था ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। अब इसके बाद ईयर आता है 1764 और उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने बंगाल का नवाब बना के रखा था उनके ऊपर भी आम जनता से बहुत प्रेशर आने लगा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज ले रही थी बंगाल का, तो इससे लोगों का भी बहुत प्रेशर बन रहा था। तो इन सारी चीजों की वजह से बंगाल के जो नवाब थे वो अवध के नवाब और मुगल एम्परर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसको बैटल ऑफ बक्सर भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे भी इनकी कोऑर्डिनेशन सही नहीं थी तो ये लड़ाई भी ईस्ट इंडिया कंपनी से लोग हार जाते हैं। इसके 1 साल बाद
बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने खुद को बंगाल का गवर्नर और कमांडर ऑफ चीफ घोषित कर दिया था। और इसके साथ साथ जितने भी दीवानी राइट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद के पास रख लिए थे। मतलब कि बंगाल के अंदर अब जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उस सब पे ईस्ट इंडिया कंपनी का हक होगा। इस पूरे गेम को अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं, एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट टोल प्लाजा का जो कलेक्शन होता है वो प्राइवेट कंपनी को दे देती है कि आप जितना मर्जी टोल कलेक्ट करो, बस साल का एक फिक्स अमाउंट हमें दे देना और उसका मेंटेनेंस वगैरह सब आपको देखना होगा। लेकिन अगर ऐसा मान लो कि आप ये जो टोल कलेक्टर है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए, जो सरकार के हेड हैं उनको किडनैप कर लें या मार दें या उनको किसी तरीके से कन्विंस कर लें अपनी तरफ, और ये जितने भी ठेके हैं इन सब की जो पेमेंट आ रही है वो अपने पास रख लें और गवर्नमेंट को कुछ भी देना बंद कर दें, और उसके बाद मन चाहा टोल कलेक्ट करने लगे, और फिर सड़क बनवाना हो, उसको रिपेयर करवाना हो, उसके लिए मना कर दें और लोगों को बोलें कि ये तो सरकार का काम है। ऐसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही थी। इन्होंने बिहार, उड़ीसा और बंगाल से इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया कि कुछ बचा ही नहीं। ईयर 1770 में बिहार और बंगाल में अकाल पड़ गया था। 70 लाख से 1 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। अब आप बोल सकते हो कि अकाल तो नेचर की वजह से होता है, लेकिन इसका मेन रीज़न जो था उसके पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी की अग्रेसिव पॉलिसी थी। और जब इस भुखमरी से लोग मर गए थे तो जो मरे हुए लोग थे उनका जो टैक्स बनता था वो जिंदा लोग जो थे उनसे कलेक्ट किया गया, और जो गेहूं वगैरह भी बचा था उन सबको भी अपने पास रख लिया। लोग भूखमरी से मरे उस एरिया में। बंगाल जो था वो इतना प्रॉस्पेरस रीजन था, इन्होंने लूट लूट के वहां पे भूखमरी फैला दी थी, और लूटने के बाद ये सारा पैसा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आराम से ब्रिटेन में पहुंचा देती थी और खुद और स्ट्रॉन्ग डे बाय डे होती जा रही थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये सब एरिया ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था, लेकिन इनकी ग्रीड जो थी वो खत्म नहीं हो रही थी। बाकी जो साउथ का एरिया था वहां पे भी कैसे कब्जा किया जाए, वहां का जो ट्रेड है उसको भी अपने कंट्रोल में कैसे लिया जाए, इन सब चीजों में इनका दिमाग चल रहा था। तो देखिए ये जो है ये है मैसूर, और ये जो सी साइड है इसको मलाबार कोस्ट कहते हैं, और यहां से ट्रेड होता था। और मैसूर के जो राजा थे वो इस पे कंट्रोल करते थे, और इस एरिया पे, और ये जो पोर्ट है जो मैंने मलाबार कोस्ट बताया, इस पे ब्रिटिशर्स की नजर थी। मैसूर के राजा थे हैदर अली और उनके बेटे थे टीपू सुल्तान। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई भी एक्टिविटी मैसूर के एरिया में नहीं चलने देते थे, और इन सारी चीजों की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मलाबार कोस्ट से ट्रेड नहीं कर पा रही थी। अब इसके पीछे एक तो रीजन ये था कि जो मैसूर का किंग था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतों के बारे में पता था, और दूसरी चीज ये थी कि इस कोस्ट से, जो मलाबार कोस्ट था, यहां से ये राजा फ्रेंच कंपनीज के साथ ट्रेड करता था, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट होता, इसलिए ब्रिटिशर्स को ये लोग दूर रखते थे। और यही सारी चीजों की वजह से 1761 में वॉर हुई मैसूर किंगडम में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसमें हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरीके से हरा दिया। फिर 1780 में फिर से वॉर हुई, इसमें फ्रेंच ने भी मदद की थी। तो हैदर अली, उनके बेटे थे टीपू सुल्तान, और इस वॉर के बीच में ही हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद टीपू सुल्तान राजा बनते हैं और ईयर होता है 1783। अब क्योंकि ये सारा लड़ाई के बीच में हुआ था, तो इस पर्टिकुलर लड़ाई में टीपू सुल्तान के हाथ से काफी एरिया निकल जाता है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाता है। उसके बाद एग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन टीपू सुल्तान को पता था कि ये लड़ाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी से है ये दोबारा फिर से होगी, और इस बार वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। टीपू सुल्तान एक मॉडर्नाइज्ड टेक्नोक्रेट थे। वो फ्रेंच से नए नए वेपन इंपोर्ट करने लगे और अपनी आर्मी को काफी मॉडर्नाइज किया। और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी प्लान कर रही थी टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक करने का, और इस बार जब अटैक करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और हैदराबाद के जो निजाम थे उनसे सपोर्ट लेती है और उसके बाद हमला करती है। मैसूर किंगडम की जो सबसे बड़ी सिटी थी उस पर कब्जा कर लेती है, और टीपू सुल्तान के जो दोनों बच्चे थे उनको अपने पास रख लेती है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि जब तक टीपू सुल्तान आधा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे देंगे, और ये जो बार बार इनको लड़ाई करनी पड़ रही है, इसका जो फाइन है 3 करोड़ रुपए, यानी कि आज के हिसाब से 3,500 करोड़ होगा, इतना फाइन अगर नहीं दे देती है तब तक बच्चों को वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान इन सारी बातों में से कोई सी भी बात नहीं मानते हैं, और मदद वगैरह के लिए कई जगह पे बात भी करते हैं अपने आसपास के किंगडम में, लेकिन बात नहीं बनती है। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनल अटैक करती है और उनकी डेथ हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान के खजाने से लगभग 2 मिलियन यूरो, आज की डेट का अगर हम हिसाब लगाएं तो 1800 करोड़ का गोल्ड होगा, ये लिया था। ज्वेलरी, बाकी वैल्यूएबल आइटम लूटे। इसके बाद ईयर 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल कैपिटल दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया, और तब तक मुगल सल्तनत एकदम खत्म भी हो चुका था। बादशाह के पास अब कोई इनकम नहीं बची थी, क्योंकि पूरा रेवेन्यू जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था। और दिल्ली पे भी अपना कंट्रोल लेने के बाद मराठा, जिनकी मदद लेके ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराया था, उनके ऊपर भी अटैक कर देती है, और मल्टीपल वॉर होती है मराठा किंगडम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा किंगडम पे भी कब्जा कर लेती है। इसके बाद आगे चल के सिख एम्पायर पे भी कब्जा कर लेती है। कई सारी लड़ाई यहाँ पे भी होती है। ईयर 1847 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया कि इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर कोई इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली
ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगा, अगर उसका कोई मेल वारिस नहीं है तो। और इस रूल की वजह से उदयपुर, झांसी और अवध जैसे किंगडम जो थे वो भी कंपनी के कंट्रोल में आ गए थे। और ऐसे कर करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया पे कंट्रोल ले लिया था। और ऐसा भी नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ इंडिया में ही गड़बड़ करी थी, ये लोग अपने देश ब्रिटेन में भी गड़बड़ कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया था कि इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी काफी नजदीकियां बढ़ाई। रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों ने इंडिया से पैसा लूट लूट के ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था वहां की सीटें और वहां के एमपीज दोनों को खरीदना शुरू किया। और पैसा खिला खिला के इन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट अपने हिसाब से चलवाए। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये चीज समझ में आने लगी और कुछ टाइम के बाद कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है और कंपनी के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग और ब्राइबरी के केस लगते हैं और इस कंपनी को हटा दिया जाता है। अब इसके बाद ईयर 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आती है, जिसके बाद इंडिया जो था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी इधर उधर तरीके से ट्रेड कर रही थी, इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना देती है। अब इस एक्ट के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी उनको खत्म कर दिया गया। अब डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया को कंट्रोल कर रही थी और ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लिया। और इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी, रेवेन्यू, पोजेशन, सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था। देखिए, अगर शॉर्ट में समझाऊं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्लान तरीके से डाका डाला था। इन्होंने जितनी भी जीत हासिल करी सब धोखेबाजी, रिश्वत और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के करी। जिनके साथ भी अलायंस किया इन्होंने उनको खुद ही बाद में जाके मारा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट पिक्चर में आ जाती है और वो फिर इंडिया के ऊपर कंट्रोल करती है। इंडियन इकोनॉमिस्ट उस्ताद पटनायक की एनालिसिस के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इंडिया की वेल्थ से $45 ट्रिलियन लगभग 200 साल में लूटा। अगर इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ब्रिटेन की अब की जीडीपी जो है वो $3 ट्रिलियन की है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की वेल्थ को तो लूटा ही, साथ में इंडिया की जो फॉरेन एक्सपोर्ट अर्निंग आती थी उनको भी लंदन भेजना चालू कर दिया था। अब इन सारी वजह से इंडिया के पास मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी हो, इन सब के लिए $1 भी नहीं बचा था। इंडिया अपने आप को मॉडर्नाइज ही नहीं कर पाया। ब्रिटिशर्स ने बहुत ही भारी लूट मचाई इंडिया के अंदर। ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है कि इवन आज की डेट तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कलेक्टर बोला जाता है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे कलेक्टर वर्ड यूज होता था, जिन्होंने टैक्स ले लेके भुखमरी पे लाके खड़ा कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुली लूट की, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। पहले इन्होंने आम जनता का टैक्स बढ़ा के 3 गुना कर दिया, फिर उनके ही टैक्स के पैसे से उनका ही सामान खरीदा और फिर आगे चल के ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब कि इतने सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी इंग्लैंड में भेजा वो सब फ्री में भेजा, हमसे पैसे लेके हमसे ही खरीदा और फिर उसको उठा के अपने देश भेज दिया। अब एक आम किसान और आम जनता इस चीज को समझ ना पाए उस टाइम पे, इसलिए इन्होंने 2 डिपार्टमेंट बनाए थे। टैक्स कलेक्ट करने के लिए अलग से ऑफिस था, अलग डिपार्टमेंट था, और एक आम जनता से और किसान से सामान खरीदने के लिए अलग डिपार्टमेंट था, वो इनसे सामान खरीदता था ताकि ये सारी चीजें एथिकल लगे। आज भी अगर आप देखोगे तो इसको अलग अलग बिजनेस मॉडल से रिलेट करके इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये खुली लूट चल रही थी इंडिया के रिसोर्सेज की। सिर्फ कुछ ही इंडियंस थे जिनको फायदा हुआ, वो बस वही इंडियंस थे जिन्होंने इनकी लूट में दलाली की और इनके सामने झुक गए। इवन आज की डेट में अगर आप कुछ बिजनेस हाउसेस की हिस्ट्री पढ़ोगे जो लंबी लंबी बातें करते हैं कि हमारे ये बिजनेस मॉडल था, हमने इस तरीके से अपना बिजनेस बनाया, असल में सारे उस टाइम पे अंग्रेजों की दलाली करते थे। आज की डेट का पूरा ये जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट ग्लोबल सिस्टम है वो इसी लूट पे बना हुआ है। इंडिया से पैसा लूट लूट के ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इन्वेस्ट किया, वहां पे रेलवेज, रोड, फैक्ट्रीज बनवाई। कॉलोनियलिज्म के टाइम पे जितनी भी वॉर ब्रिटेन ने लड़ी, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, इन सब का खर्चा उन्होंने इंडिया के ऊपर डाल दिया और फिर उसको कर्ज दिखा के सालों तक यहां से रेवेन्यू और इंटरेस्ट लेता रहा। तो अगली बार जब आप हॉलीवुड मूवी देख के ताली बजाना जिसमें एक महान ब्रिटिशर हिटलर से शूर हीरो की तरह लड़ रहा है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि उस लड़ाई का जो खर्चा है वो आपके पूर्वजों की कमर तोड़ के निकाला गया था। आज की डेट में सबको सिखाया जाता है कि यूरोप और अमेरिका के देश इसलिए एडवांस बने क्योंकि वो बहुत ही इनोवेटिव थे। हमारे यहाँ से भी जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं या बाहर के राइटर्स को पढ़ते हैं, वो इस चीज को बड़ी आसानी से मान लेते हैं कि ये लोग हमसे ज्यादा इनोवेटिव है। लेकिन देखिए, जो असली हिस्ट्री है ना, वो ना तो इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है और ना ही ब्रिटिशर्स के बच्चों को पढ़ाई जाती है। आज की डेट में पूरा वेस्ट जो है ये फ्री ट्रेड की बहुत बात करता है, लेकिन कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक भी शब्द मेंशन नहीं किया इन्होंने कि ईयर 1700 से 1846 के बीच में एशियन टेक्सटाइल के खिलाफ इन्होंने कितनी कड़ी पॉलिसी अपना रखी थी। अगली बार आपके सामने अगर कोई वेस्ट कंट्रीज का महिमा मंडन करे तो उससे ये जरूर पूछिएगा कि ईयर 1765 से लेके 1945 तक इंडिया की जो एक्सपोर्ट सरप्लस अर्निंग थी
उसका क्या किया इन्होंने। ये सारी चीजें ये लोग लिखते क्यों नहीं अपनी बुक्स में। आजादी के बाद इवन आज की डेट तक इंडिया जिन दिक्कतों में फंसा हुआ है उनमें से ज्यादातर का जो सेंटर है वो ब्रिटिश राज ही है। चाहे वो हमारा करप्ट सिस्टम हो, इनइफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम हो, पुलिस का अत्याचार हो या फिर रिलीजन का इशू हो। एक कहावत है कि चोरी का पैसा मोरी से निकलता है। ब्रिटिशर्स इतना पैसा लूट के ले गए, लेकिन आज की डेट में इनकी इकोनॉमी फटेहाल हो गई है। वहीं इंडिया इतना पैसा लुटवाने के बाद भी दोबारा से ट्रैक पे आ रहा है। और रही बात ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो आज की डेट में एक इंडियन संजीव मेहता ने इसको खरीद लिया है और आज की डेट में ये कंपनी लग्जरी टी, कॉफी वगैरह ये सब बनाती है। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, सीखो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।